हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि डेली हम आपके साथ 10 बजे जुड़ते हैं और आपके साथ डिस्कशन कर रहे होते हैं आपके सभी टॉपिक्स का। तो आज का जो आपके साथ टॉपिक रहने वाला है वो आपने थंबनेल में देखा ही होगा, स्टेटमेंट, अजम्पशन एंड आर्ग्यूमेंट। मतलब कथन और तर्क और पूर्व धारणा, इन दो चीज़ों का डिस्कशन हम आपके साथ करेंगे कि तर्क क्या होता है और आपका पूर्व धारणा क्या होती है। ठीक है, तो चलिए फटाफट से देखते हैं कि हमारा अजम्पशन क्या है और हमारा आर्ग्यूमेंट क्या है। उससे पहले एक चीज़ और जान लीजिए कि ये टॉपिक भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो बेटा आपने दो वर्ड सुने हैं, एक कहा गया स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट। ठीक है, देखिए आपको दो तरह से पढ़ाया जा सकता था। आज हम आर्ग्यूमेंट पढ़ाते हैं और कल आपको अजम्पशन पढ़ाते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। और आज हम आपको अजम्पशन और आर्ग्यूमेंट दोनों पढ़ा दें, ये भी हो सकता है। तो बेटा अजम्पशन और आर्ग्यूमेंट की बात करें या फिर स्टेटमेंट एंड अजम्पशन की बात करें। ठीक है, एक चीज़ याद रखिएगा कि दोनों में अंतर क्या होता है। ठीक है, तो बेटा अंतर ये होता है कि आर्ग्यूमेंट का मतलब होता है तर्क। ठीक है, और अजम्पशन का मतलब बेटा होता है पूर्व धारणा। ठीक है, अब दोनों में फ़र्क क्या होता है, एक बात याद रखना, अगर आप दोनों में फ़र्क करना सीख गए तो आप समझ लीजिएगा कि आप स्टेटमेंट अजम्पशन और स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट सीख गए। क्यों? क्योंकि अगर हम बात करते हैं तर्क की, तो अगर हम नॉर्मल आपसे पूछें कि बेटा बताओ आर्ग्यूमेंट यानी बहस करना सही है या फिर गलत है, मतलब अगर आप किसी से आर्ग्यू कर रहे हो तो इज़ इट राइट और रॉन्ग। तो आपको मैं एक बात बता दूं, आर्ग्यूमेंट करना सही और गलत को डिसाइड नहीं करता। ठीक है, या फिर अगर आप किसी से सहमत हैं किसी की बात में, ठीक है वो, और या आप किसी की बात को लेके सहमत नहीं है वो, दोनों ही आर्ग्यूमेंट बेटा अपने आप में सही होते हैं। क्यों? तर्क कभी भी खराब नहीं होता अगर वह तर्क पूर्ण है तो। मतलब अगर कोई ऐसी बहस, ऐसा तर्क या ऐसा आर्ग्यूमेंट जो आपने किया और करने से उसका कंक्लूजन यानी उसका रिजल्ट निकल आया, ठीक है, तो वो आर्ग्यूमेंट हमेशा सही है। ठीक है, लेकिन एक ऐसा तर्क जहाँ पे बहस होती जा रही है लेकिन उसका रिजल्ट कुछ नहीं है, उसका कंक्लूजन कुछ नहीं है, तो हमेशा याद रखना बेटा कि वो तर्क हमेशा बेकार होगा। ठीक है, यानी गलत होगा। अब क्वेश्चन जो बेटा यहाँ से बनता है ये दो तरह का बनता है। वो आपसे बोलता है कि फाइंड द स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट। तो जो आर्ग्यूमेंट होते हैं वो बेटा दो तरह के होते हैं, एक होता है स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट, एक होता है वीक आर्ग्यूमेंट। ठीक है, एक जहाँ पे उस तर्क में मजबूती होती है और एक वह तर्क जो कमज़ोर तर्क होता है। ठीक है, तो कमज़ोर तर्क में क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो बेटा कमज़ोर तर्क में वो तर्क आता है जो इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन दे। ठीक है, जहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं मिल रही है, इनकम्प्लीट मिल रही है, वो आपका क्या होता है, वीक आर्ग्यूमेंट होता है। इसी तरह से जहाँ पे सुपरफ्लुअस सेंटेंस को बोला जाए, मतलब बहुत बढ़ा चढ़ा के बोला जाए, ठीक, तो वो भी आर्ग्यूमेंट बेटा कैसा होता है आपका, अब वो भी आपका वीक आर्ग्यूमेंट होता है। या फिर तीसरा जो नॉन रिलेटेबल हो, मतलब बात कोई और हो रही है और बहस किसी और चीज़ को लेके कर ली, तो नॉन रिलेटेबल अगर है तो वो भी आपका क्या होगा, आपका वीक आर्ग्यूमेंट में आएगा। ठीक, अब बेटा स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट में क्या आएगा, स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट में जो आपके कैलकुलेटिव डाटा होते हैं वो आते हैं। ठीक है, या फिर जो आपके एक्सपीरियंस्ड डाटा होते हैं या एक्सपीरियंस्ड फैक्ट होते हैं वो आते हैं।
ठीक है, या फिर जो आपका लॉजिकल डेटा होता है जहाँ पे चीज़ों से आप सहमत हैं और वो सही चीज़ को आप प्रेजेंट कर रहे हैं लॉजिकली, तो वहाँ पे वो सारे आर्ग्यूमेंट आपके कैसे हो जाते हैं बेटा, वो सब के सब आपके स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। फिर वो कैलकुलेटिव हो, एक्सपीरियंस्ड हो, लॉजिकल हो, ये सारे डेटा स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट का पार्ट बनते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने आपको एक एग्ज़ाम्पल दिया कि क्या नॉनवेज फूड को बैन कर देना चाहिए, मैंने एक एग्ज़ाम्पल आपको दिया और नॉट इवन एग्जाम्पल, ये आपके पेपर का भी पार्ट बन चुका है कि शुड नॉन वेजिटेरियन फूड बी बैन इन इंडिया, क्या हमें नॉनवेज फूड को बैन कर देना चाहिए। अब यहाँ पे आप कोई भी तर्क दीजिए, आप हाँ में तर्क दीजिए या फिर ना में तर्क दीजिए। ये याद रखिएगा कि अगर आप कोई चीज़ हाँ में कहते हैं वो हमेशा सही है और ना वाली हमेशा गलत है, तो ऐसा नहीं होता बेटा। होता क्या है कि आप आंसर येस में दो और चाहे आप आंसर नो में दो, मैटर येस और नो नहीं करता। ठीक है मैटर कभी भी येस और नो नहीं करेगा। येस और नो के पीछे का जो कारण है, जो रीज़न है, मैटर हमेशा वो करेगा। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा कि तर्क येस और नो से डिसाइड नहीं होता, उसके पीछे के रीजन यानी कंक्लूजन से डिसाइड होता है कि उस सेंटेंस पे आपने जो तर्क हाँ या ना में दिया है उसके पीछे का कारण क्या दिया है। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा स्ट्रॉन्ग और वीक उसके कारण से डिसाइड होता है। कारण के बिना येस और नो कह देने से कोई भी तर्क, कोई भी आर्ग्यूमेंट सही नहीं बनता। ठीक है, और लॉजिकल रीजनिंग एक ऐसा पार्ट है जहाँ पे आपको कोई भी चीज़ रटाई नहीं जा सकती कि बेटा ये एज इट इज़ ऐसे ऐसे है, इसको रट लो, ये ऐसे होगा, नहीं। वहाँ पे आपको अपनी बुद्धि लगा के, अपनी बुद्धि का प्रयोग करके वहाँ पे क्वेश्चन को सही करना होगा। तो आर्ग्यूमेंट में याद रखिएगा कि आर्ग्यूमेंट येस में हो और चाहे आर्ग्यूमेंट नो में हो बेटा, उसके पीछे का रीज़न उसे स्ट्रॉन्ग और वीक बनाता है, पहली बात। ठीक है, दूसरी बात, कंक्लूजन मतलब इसके जो निष्कर्ष होते हैं वो कैसे निकलते हैं, ठीक, वो भी देख लो तो वो बेटा ऐसे निकलते हैं, इसको पहले हटाते हैं, अभी के लिए कंक्लूजन्स देखते हैं बहुत ध्यान से कि कंक्लूजन्स कैसे रहते हैं। बेटा अगर पहला सही है और दूसरा गलत है तो आप बोलते हैं कि पहला आर्ग्यूमेंट स्ट्रॉन्ग है, दूसरा वीक है। इसी तरह से बेटा अगर आप ये बोलते हैं कि पहला गलत है और दूसरा आपका स्ट्रॉन्ग है, पहला गलत और दूसरा आपका क्या है, स्ट्रॉन्ग है, तो इसका मतलब पहला वीक हो गया, दूसरा स्ट्रॉन्ग हो गया। अगर बेटा आपके दोनों सही हैं तो आप यहाँ पे लगा देते हैं बोथ। ठीक है, दोनों गलत हैं तो बेटा आप यहाँ पे लगा देते हैं ना तो पहला और ना ही दूसरा, नीदर वन नॉर टू। ठीक है, और अगर आपका दोनों गलत मतलब दोनों गलत है लेकिन मतलब दोनों ही सही हो रहे हैं, लेकिन किस प्रकार से, दोनों ही सही हो रहे हैं लेकिन एक के सही होने पे दूसरा इफ़ेक्ट कर रहा है और दूसरे के सही होने पे पहला इफ़ेक्ट कर रहा है, तो हमेशा याद रखिएगा यहाँ पे आप ईदर वन और टू का यूज़ करेंगे और ये ईदर वन और टू बहुत कम यूज़ होता है। बट रिमेंबर दैट ये तभी यूज़ होगा जब पहला सही है, पहला येस में है, दूसरा नो में है, लेकिन पहला सही अगर हो रहा है तो दूसरा उस चीज़ को इफ़ेक्ट करेगा। अगर दूसरा सही है तो पहला इफ़ेक्ट हो रहा है, तब वो इधर और का केस बनाएगा। अदरवाइज़ अगर दोनों सही है और एक दूसरे से इंडिविजुअल सही है, वो एक दूसरे को इफ़ेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपका बोथ लगेगा। ठीक है,
आई होप इतनी बात आपको आर्ग्यूमेंट के बारे में समझ में आ गई होगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट में समझाने वाला कुछ भी नहीं है। तो चलिए फटाफट से पहले आर्ग्यूमेंट के क्वेश्चंस को देख लेते हैं, सो दैट आप चीज़ों को समझ पाओ। ठीक है, फिर अजम्पशन पे भी बात करेंगे। यहाँ पे देखिए बेटा, मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ, और वो थोड़ा सा बताने लायक क्या है कि यहाँ पे आपको लेफ़्ट साइड पे ऑप्शंस दिए हैं। ए ऑप्शन ये कहता है कि पहला आर्ग्यूमेंट स्ट्रॉन्ग है, बी ऑप्शन ये कहता है कि दूसरा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, सी ये कहता है कि या तो पहला या फिर दूसरा स्ट्रॉन्ग है। मतलब अगर पहला स्ट्रॉन्ग है तो दूसरा इफ़ेक्ट कर रहा है, और अगर दूसरा सही है तो पहला इफ़ेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ईदर लगेगा। दोनों गलत है तो नीदर नॉर लगेगा। दोनों सही हैं एक दूसरे को इफ़ेक्ट किए बिना, तो वहाँ पे बोथ लगेगा। ठीक है, चलिए तो पहला सवाल देखते हैं और यहाँ से आपको चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, क्या बोला गया कि शुड एग्रीकल्चर इन रूरल एरियाज या रूरल इंडिया बी मैकेनाइज्ड। एक बात याद रखिएगा, जितने भी क्वेश्चंस हैं सब आपके पेपर में कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, आप इन क्वेश्चंस को जब नेट पे सर्च करोगे तो आपको एग्ज़ाम का नाम भी पता चल जाएगा कि कौन से एग्जामिनेशन में इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को आपसे पूछा गया। बोला गया शुड एग्रीकल्चर इन रूरल एरियाज या रूरल इंडिया बी मैकेनाइज्ड। क्या ग्रामीण भारत में कृषि का मशीनीकरण होना चाहिए? बोला गया येस इट वुड लीड टू हायर प्रोडक्शन। हाँ, क्योंकि इससे अत्यधिक उत्पादन होगा। और दूसरा नो मैनी विलेजर्स वुड बी लेफ्ट अनएम्प्लॉयड। नहीं, इससे बहुत से ग्रामीण वासी बेरोजगार हो जाएंगे। मैकेनाइज्ड का मतलब हो गया क्या रूरल इंडिया में हमें मशीनों का प्रयोग करना चाहिए? तो एक बात बताइए, अगर आप मशीन का उपयोग करते हैं तो आपका जो टाइम कंजम्पशन है वो कम हो जाएगा, प्रोडक्शन ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएगी। तो पहला तो सही है कि हाँ, ये आपको हायर प्रोडक्शन की तरफ ले जाता है। दूसरा इन्होंने कहा कि नहीं, विलेजर्स जो है वो अनएम्प्लॉयड यानी आपके बेरोजगार हो जाएंगे। ऐसा नहीं है बेटा, कभी भी किसी भी क्षेत्र को मशीनीकरण करने से कोई भी अनएम्प्लॉयड नहीं होता, बल्कि एम्प्लॉयमेंट के साधन और बढ़ जाते हैं, क्योंकि जब मशीन्स बढ़ाएंगे तो उन्हें ऑपरेट करने के लिए भी लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देगा, अनएम्प्लॉयमेंट को नहीं। ठीक है, तो पहला आपका स्ट्रॉन्ग होगा और दूसरा आपका वीक होगा। तो पहला सही है और दूसरा गलत है। तो यहाँ पे आपका क्या लग जाएगा? ओनली फर्स्ट इज स्ट्रॉन्ग। आई होप मैं आपको अच्छे से इस चीज़ को समझा पाई होंगी कि किस तरह से आप आर्ग्यूमेंट को पॉइंट आउट करते हो। मैटर ये नहीं करता कि यस में किया है या नो में, रीज़न क्या दिया है, फ़र्क इससे पड़ेगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 बोला गया बेटा शुड द पॉलिटिकल पार्टीज बी बैन। पहली बात तो एक चीज़ याद रखिएगा कि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, और एक डेमोक्रेटिक कंट्री में इतनी ईजिली कोई भी चीज़ को बैन करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाता। ठीक है, उसके पीछे बहुत सारी चीज़ें लगती हैं, तब वो बैन किया जा सकता है। ठीक, बोला गया आर्ग्यूमेंट कि यस इट इज़ नेसेसरी टू टीच अ लेसन टू द पॉलिटिशियन। बैन करके आप किसी भी पॉलिटिशियन को कौन सा लेसन सिखा लोगे? ठीक है, ये तो बिल्कुल गलत है, इलॉजिकल सा आपने एक स्टेटमेंट पास कर दिया पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में, ये आपका गलत हो गया। नो इट विल लीड टू द एंड ऑफ डेमोक्रेसी। जी नहीं, अगर आप पॉलिटिकल पार्टीज़ को बैन करते हो तो कहीं ना कहीं हर एक इंडिविजुअल का उस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने का चीज़ें बढ़ जाती हैं, लेकिन उससे डेमोक्रेसी का अंत नहीं होता, मतलब प्रजातंत्र का कोई भी अंत उसमें नहीं होगा। इसलिए पहला भी गलत है और दूसरा भी गलत है। मैंने फिर कहा आप आंसर यस में दो या नो में दो, मैटर नहीं करता, मैटर करेगा आपने उसके पीछे का रीज़न क्या जस्टिफाई किया। अब आप कह दो कि टीचिंग को बैन कर देना चाहिए, क्यों?
तो रीज़न अगर आपके पास जस्टिफाई नहीं है तो आप किसी भी चीज़ को, किसी भी आर्ग्यूमेंट को स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट नहीं कह पाएंगे। इसलिए यहाँ पे बेटा क्या हो जाएगा, यहाँ पे नीदर 1 नॉर 2 हो जाएगा। ना तो पहला आर्ग्यूमेंट स्ट्रॉन्ग है और ना ही बेटा दूसरा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। बोला गया शुड ऑल फॉरेन फिल्म्स बी बैन इन इंडिया, क्या सभी फॉरेन फिल्म्स को इंडिया में बैन कर देना चाहिए। आइए पढ़ते हैं, क्या सभी विदेशी फिल्मों को भारत में प्रतिबंध कर देना चाहिए। बोला गया हाँ, वे विदेशी संस्कृति को दर्शाते हैं जो हमारे संस्कारों को प्रभावित करती है। ठीक है, तो यस दे डिपिक्ट एन एलियन कल्चर विच एडवर्सली अफेक्ट्स आवर वैल्यूज़। ऐसे तो बेटा फॉरेन की हमने बहुत सारी चीज़ों को अपनाया है, फॉरेन से बहुत सारी चीज़ हम मंगवाते हैं, करते हैं, तो वो तब तो हमारे संस्कारों को इफ़ेक्ट नहीं कर रही होती। ठीक है ये बात बिल्कुल सही है कि भाई हम एक विदेशी संस्कृति को दर्शाता ज़रूर है, लेकिन हमें उससे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। ठीक है, इसलिए हम फॉरेन फिल्म्स को बैन नहीं कर सकते। ठीक है, ये जो आपने वो दिया है ना, आर्ग्यूमेंट दिया है, ये बिल्कुल बेबुनियाद है। ठीक, दूसरा बोला गया नो फॉरेन फिल्म्स आर ऑफ हाई आर्टिस्टिक स्टैंडर्ड, नई विदेशी फिल्में उच्च कलात्मक स्तर की होती हैं। मतलब ये भी कोई जस्टिफाइड रीज़न आपने नहीं दिया कि जो फॉरेन फिल्म्स है वो एक हाई आर्टिस्टिक स्टैंडर्ड की होती है, इसलिए उन्हें बैन नहीं करना चाहिए। ठीक है, ऐसे तो क्या कहते हैं, इंडिया की भी जो फिल्म्स है वो भी आपकी हाई आर्टिस्टिक स्टैंडर्ड की ही होती हैं। ठीक है, तो आप किसी के स्टैंडर्ड को कैसे जस्टिफाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा बेटा, ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो ना तो पहला सही है और ना ही आपका दूसरा सही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, नीदर 1 नॉर 2, क्योंकि ये दोनों ही आर्ग्यूमेंट फॉरेन फिल्म को बैन करने के लिए जो इन्हें रीज़न दिया गया वो दोनों ही रीज़न की कोई भी बुनियाद नहीं है, इसलिए ये दोनों ही आपके गलत होंगे। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। बोला गया ये तो आप लोगों के मतलब का क्वेश्चन है, आर न्यूक्लियर फैमिलीज बेटर देन अ जॉइंट फैमिली, क्या न्यूक्लियर फैमिली जॉइंट फैमिली से बेटर होती है। तो बेटा देखो यहाँ अब दो लोगों में अलग अलग मतभेद, क्यों, दोनों लोगों के आर्गुमेंट अलग होंगे। जो न्यूक्लियर में रह रहा होगा वो बोलेगा न्यूक्लियर बेस्ट है, और जो आपका जॉइंट में रह रहा होगा वो जॉइंट बोलेगा। फॉर एग्जाम्पल मेरी फैमिली जॉइंट फैमिली है तो मुझे जॉइंट फैमिली अच्छी लगती है, अगर किसी की न्यूक्लियर होगी तो उसे न्यूक्लियर अच्छी लगेगी। तो येस और नो तो आएगा, बट उसके पीछे का रीज़न ये डिसाइड करेगा कि किसका आर्ग्यूमेंट स्ट्रांग है। तो इन्होंने कहा कि नो जॉइंट फैमिलीज इंश्योर सिक्योरिटी एंड ऑल्सो रिड्यूस द बर्डन ऑफ वर्क। इन्होंने कहा कि न्यूक्लियर फैमिली क्या बेटर होती है, तो एक जन ने बोला कि नहीं, क्योंकि जॉइंट फैमिली में क्या होता है, सिक्योरिटी होती है, और दूसरी चीज़ ये होती है कि बर्डन ऑफ वर्क जो मतलब काम का जो भार होता है वो कम हो जाता है। ये बात बिल्कुल सही है। जैसे जॉइंट फैमिली में सपोज़ 10 लोग हैं और उनमें से 5 को कहीं जाना पड़े तो सिक्योरिटी तो फिर भी है घर में, क्यों, क्योंकि 5 लोग मौजूद हैं। ठीक, काम का जो बर्डन है वो जो एक पर्सन कर रहा था, अब वही काम 10 लोगों में टूट गया तो बर्डन ऑफ वर्क भी रिड्यूस हो गया। तो ये बात बिल्कुल सही है कि इन्होंने बोला कि नहीं, न्यूक्लियर फैमिली बेटर नहीं होती जॉइंट से। क्यों, क्योंकि जॉइंट में हमारा जो सिक्योरिटी है वो बना रहता है, और साथ ही साथ हमारे काम का जो भार है वो भी कम हो जाता है। भाई इनका आर्गुमेंट इनकी जगह बिल्कुल सही है। दूसरा बोला गया कि हाँ न्यूक्लियर फैमिली बेटर होती है, क्यों, क्योंकि उसमें आपको ग्रेटर फ्रीडम मिलती है। ये बात भी बेटा इंडिविजुअल चॉइस के अकॉर्डिंग सही है। क्यों, क्योंकि न्यूक्लियर फैमिली एक छोटे फैमिली में, जैसे मैं, मेरे पापा मम्मी, बस 3 लोग हैं,
तो इसमें क्या होगा, काम कम होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कम होगी, तो फ्रीडम ऑटोमेटिक ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि जब 10 लोग होते हैं, दादा दादी सब लोग होते हैं, तो आपको चीज़ों को पूछ के और बता के करना होता है। अब जब आप 3 लोग ही हो तो वहाँ पे आपको कहीं ना कहीं फ्रीडम ज़्यादा मिलती है। क्यों? क्योंकि वहाँ वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कम हो जाती हैं। तो जब कम हो जाती है तो फ्रीडम ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाती है। तो ये भी इनका भी परसेप्शन, इनका भी आर्ग्यूमेंट बिल्कुल सही है। लेकिन अब आप जो दोनों सही हैं तो आपको यहाँ चेक करना पड़ेगा बेटा कि यहाँ पे बोथ लगेगा या फिर ईदर और लगेगा। अगर पहले वाले सही होने से दूसरा इफ़ेक्ट नहीं कर रहा और दूसरे वाले के सही होने से पहली चीज़ इफ़ेक्ट नहीं हो रही तो यहाँ पे ऑटोमेटिक बोथ लग जाएगा। इन्होंने कहा कि ज्वाइंट बेटर है, तो क्या इस पे कोई प्रभाव पड़ रहा है? नहीं। इन्होंने कहा कि हाँ, न्यूक्लियर फैमिली ग्रेटर फ्रीडम मिलती है। तो पहली वाली आर्ग्यूमेंट से दूसरा वाला आर्ग्यूमेंट बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं हो रहा कि अगर आप पहला वाला करते हो तो दूसरा इफेक्ट होगा या दूसरा करते हो तो पहला इफेक्ट होगा। और जब ऐसा बेटा नहीं होगा तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि यहाँ पे आपके दोनों ही आर्ग्यूमेंट सही हो जाएंगे। बोथ 1 and 2 इज स्ट्रॉन्ग। ठीक है। अगर आर्ग्यूमेंट इफेक्ट कर रहे होते, ठीक है, तब ये यहाँ पे इधर लगता, अदरवाइज यहाँ पे क्या लग जाएगा, पहला और दूसरा दोनों ही स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। बोला गया शुड इंडिया गिव अवे कश्मीर टू पाकिस्तान। ये तो बहुत पुराना क्वेश्चन है, आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। फटाफट से इसका आंसर करिए। कहा गया कि क्या इंडिया को कश्मीर पाकिस्तान को दे देना चाहिए। तो बेटा ये तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया और आर्ग्यूमेंट कहा गया नहीं, कश्मीर इज़ अ ब्यूटीफुल स्टेट। बेटा अगर सिर्फ इतना बोला जाता कि नहीं कश्मीर एक ब्यूटीफुल स्टेट है इसलिए हम नहीं देंगे, तो ऐसे नहीं होता है। ठीक है, ये आर्ग्यूमेंट भी आपका गलत हो जाएगा। वो भी कहते हैं कि हमें इसीलिए चाहिए क्योंकि ब्यूटीफुल स्टेट है। ठीक है, तो इसलिए याद रखिएगा कि अगर केवल इतना बोला जाता तो ये वीक होता, लेकिन इन्होंने बोला इट अर्न्स अ लॉट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फॉर इंडिया। ये बात सच है कि कश्मीर हमारे लिए फॉरेन एक्सचेंज को अर्न करता है बहुत ज़्यादा मात्रा में। इसलिए इन्होंने रीज़न दिया कि इंडिया को क्या पाकिस्तान को कश्मीर देना चाहिए, तो इन्होंने कहा नहीं, कश्मीर एक बहुत ही खूबसूरत स्टेट है और साथ ही साथ वो इंडिया के लिए फॉरेन एक्सचेंज को अर्न करता है। ठीक है, तो ये बात, ये आर्ग्यूमेंट इनका बिल्कुल वैलिड है और सही है। दूसरा इन्होंने बोला कि येस दिस वुड हेल्प सेटल कॉन्फ्लिक्ट, ये हमारे कॉन्फ्लिक्ट को सेटल करने में मदद करेगा, इसलिए इंडिया को कश्मीर पाकिस्तान को दे देना चाहिए। बेटा कोई भी स्टेट किसी भी कंट्री को दे देने से कभी भी कॉन्फ्लिक्ट सेटल नहीं होते। क्यों? क्योंकि कभी भी ऐसा नहीं होगा बेटा कि कॉन्फ्लिक्ट आपके सेटल हो जाएं किसी को कुछ दे देने से, क्योंकि सबके जो पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं वो सबके डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तो हो सकता है कि अगर आप दे भी देते हो तो उसके बाद कोई अनदर कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो जाए। ठीक है, तो कहाँ तक आप चीज़ों को ख़त्म करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे पहला बेटा सही होगा और दूसरा आपका गलत होगा, मतलब पहला स्ट्रॉन्ग है और दूसरा आपका वीक है। ठीक है, आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इस पे बना लीजिएगा ट्रिपल स्टार। फटाफट से ज़रा इसको पढ़िए और जल्दी से इसका आंसर करिए कि क्या रहेगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक, चलो
फटाफट से बताओ। देखो बोला गया शुड स्टूडेंट्स टेक पार्ट इन पॉलिटिक्स, क्या स्टूडेंट को पॉलिटिक्स में पार्ट लेना चाहिए? तो बेटा एक बात बताइए, इन्होंने दो आर्ग्यूमेंट बोले। एक बोला कि यस इट इनएक्युलेट्स इन देम क्वालिटीज़ ऑफ लीडरशिप। ये बात तो बिल्कुल सही है कि अगर आप पॉलिटिक्स में हिस्सा लेते हो बेटा, तो पॉलिटिक्स में हिस्सा लेने की वजह से क्या होता है, कहीं ना कहीं आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी डेवलप हो जाती है। ठीक है, और जब आपकी लीडरशिप क्वालिटी डेवलप हो जाती है तो ये आपका जो आर्ग्यूमेंट है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, यानी ये आपका स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट कहलाएगा, यानी ये अपने आप में सही है। दूसरा बोला गया नो दे शुड स्टडी एंड बिल्ड अप देयर करियर, नहीं उन्हें अपना शांति से पढ़ाई करनी चाहिए और अपने करियर को बिल्ड करना चाहिए। तो बीइंग अ स्टूडेंट, अगर किसी के पेरेंट्स या किसी के फ्रेंड या रिलेटिव इस आर्ग्यूमेंट को बोलते हैं कि नहीं उन्हें स्टडी करनी चाहिए और अपने करियर को बिल्ड करना चाहिए, तो उनका आर्ग्यूमेंट भी अपने आप में बेटा कोई गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी अगर मेरे से पूछो तो मैं आपको बोलूँगी कि बेटा ऐसा करो, पढ़ाई पे ध्यान दो और अपना करियर बनाओ। किसी और से पूछोगे तो वो बोलेगा कि हाँ आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपके अंदर की लीडरशिप क्वालिटी को इन्हांस करेगा। लीडरशिप भी एक अच्छी क्वालिटी होती है, हर किसी के अंदर नहीं पाई जाती, तो ये आपकी क्वालिटी को इंक्रीज कर देगा। बिल्कुल सही है। लेकिन अब यहाँ पे तो बेटा दोनों सही हैं, और मैंने आपसे कहा था कि जब एक यस हो और दूसरा नो हो और दोनों सही हो जाएं तो आपको चेक करना पड़ेगा बेटा कि यहाँ पे आपका बोथ लगेगा और या फिर ईदर लगेगा। ठीक है, तो बोथ और ईदर में क्या अंतर है ये आपको बेटा चेक करना पड़ेगा। तो अब देखो, अगर हम कहते हैं कि नहीं पॉलिटिक्स में पार्ट नहीं लेना है, क्यों? क्योंकि पढ़ाई करो और अपना करियर बनाओ, तो क्या ऊपर वाला इफ़ेक्ट करेगा? बिल्कुल करेगा। आपकी लीडरशिप क्वालिटी शायद नहीं आ पाएगी, पहला वाला इफ़ेक्ट कर जाएगा। अगर आप पार्टिसिपेट करते हो, पार्ट लेते हो पॉलिटिक्स में, तो लीडरशिप क्वालिटी तो आ जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी स्टडी जो है वो हैम्पर हो जाएगी, आपका करियर हैम्पर हो सकता है। मतलब पहले वाले के होने की वजह से दूसरा हैम्पर करेगा और दूसरे वाले के होने की वजह से पहला हैम्पर करेगा। इसलिए यहाँ पे बोथ नहीं लगेगा, यहाँ पे बेटा क्या लगेगा? यहाँ पे ईदर वन और टू स्ट्रॉन्ग लगेगा। मतलब या तो पहला सही होगा और या फिर दूसरा स्ट्रॉन्ग होगा। क्यों? क्योंकि दोनों एक साथ नहीं चल सकते, क्योंकि अगर पहला चलेगा तो दूसरा इफ़ेक्ट होगा और अगर दूसरा चलेगा तो पहला ऑटोमेटिक इफ़ेक्ट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। फटाफट से इसको बनाइए, चलिए जल्दी से बनाइए और बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब क्या रहेगा। बोला गया बेटा शुड लग्जरी होटल्स बी बैन इन इंडिया, क्या लग्जरी होटल्स को इंडिया में बैन कर देना चाहिए? तो पहला इन्होंने बोला कि हाँ, क्योंकि इन तरह से इस जगह से अंतर्राष्ट्रीय अपराध होते हैं। मतलब अगर हम लग्जरी होटल्स को बैन कर दें तो क्या अपराध होना कम हो जाएगा या बंद हो जाएगा? क्रिमिनल एक्टिविटीज़ या इंटरनेशनल क्रिमिनल कहीं से भी ऑपरेट कर सकते हैं, उसके लिए लग्जरी होटल का होना नेसेसरी नहीं है। तो जब किसी व्यक्ति से ये कहा गया कि क्या लग्जरी होटल को बैन करना चाहिए, तो उसने कहा हाँ, और कारण क्या दिया कि बहुत सारी इंटरनेशनल क्रिमिनल यहाँ से ऑपरेट करते हैं। इन्होंने यस जो बोला चलो ठीक है मान लेते हैं, लेकिन जो रीज़न दिया वो बिल्कुल इलॉजिकल है, इसलिए इनके इस आर्ग्यूमेंट को वीक आर्ग्यूमेंट कहा गया। दूसरा इन्होंने कहा नो एफ्लुएंट फॉरेन टूरिस्ट विल हैव नो प्लेस टू स्टे, ये बात बेटा बिल्कुल सही है कि नहीं, इससे धनी विदेशी पर्यटकों के ठहरने के लिए कोई स्थान नहीं रहेगा।
कहीं ना कहीं जो हमारे फॉरेन टूरिस्ट आते हैं, जो रिच होते हैं, तो उनको मतलब हमेशा से मतलब आप देखिए तो फॉरेन टूरिस्ट का होता है कि वो लग्जरी होटल्स की तरफ ज़्यादा भागते हैं। तो अगर हम लग्जरी होटल्स को बैन कर देंगे या बंद कर देंगे तो कहीं ना कहीं विदेशी पर्यटकों को बहुत ही ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, और उससे हमारा जो मतलब जो मनी हम अर्न कर रहे हैं उनसे वो भी कहीं ना कहीं मतलब बंद हो जाएगी। ठीक है, इसलिए जो इन्होंने नो कह के जो रीज़न दिया है वो बिल्कुल जस्टिफाइड है, इसलिए पहला गलत और दूसरा सही है। इसका मतलब सेकंड आर्ग्यूमेंट स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, सेकेंड आर्ग्यूमेंट क्या है बेटा? सेकेंड आर्ग्यूमेंट आपका स्ट्रॉन्ग है। आई होप अब इतनी देर में तो एटलीस्ट आप मतलब स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट सीख गए होंगे कि आर्ग्यूमेंट को हम कैसे निकालते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बोला गया, शुड इंडिया क्या भारत को पड़ोसी देशों के साथ सीमा पर उत्पन्न तनाव को दूर करने के लिए वार्तालाप करनी चाहिए? एक स्टेटमेंट में ये बोला गया कि क्या इंडिया को नेबरिंग कंट्रीज से जो बॉर्डर पे बहुत ही ज़्यादा तनाव या कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न हो रहे हैं, क्या उसके लिए नेबरिंग कंट्रीज से बात करनी चाहिए जो टेंशन्स का माहौल बन रहा है? ठीक है, पहला बोला गया यस, दिस इज द ओनली वे टू रिड्यूस द क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म एंड स्टॉप लॉस ऑफ इनोसेंट लाइव्स। ठीक है बेटा, एक बात मैं आपको बता दूं, अगर इसको ऐसे बोला जाता कि यस दिस इज द वे टू रिड्यूस, ठीक है, तो ये बिल्कुल अपने आप में सही होता, लेकिन इन्होंने यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया कि दिस इज द ओनली वे। ठीक है, तो ओनली वे बेटा यहाँ पे ये आपका गलत हो जाएगा कहीं ना कहीं। क्यों? क्योंकि ये इकलौता यानी एकमात्र ऐसा कारण मतलब ऐसी वो नहीं है, मतलब रीज़न नहीं है, या इकलौता ऐसा वे नहीं है जिससे आप टेंशन्स और कॉन्फ्लिक्ट और इन चीज़ों को सेटल किया जा सके। ठीक है, तो ये बात आप हमेशा याद रखिएगा कि ये आपका इकलौता रीज़न नहीं बनेगा। ठीक है, चलिए, तो जब ये इकलौता रीज़न नहीं बनेगा तो पहला आपका गलत हो जाएगा। अगर इसी चीज़ को ओनली के लगा के नहीं कहा जाता तब ये ऑटोमेटिक बिल्कुल सही हो जाता। ठीक है, चलिए दूसरा बोला गया, नो नेबरिंग कंट्रीज कैन नॉट बी रिलाइड अपॉन इन सच मैटर्स, दे मे स्टिल इंगेज इन सुपरविसिव एक्टिविटीज़। नहीं, आप पड़ोसी देशों पर इस तरह की कार्रवाई में भरोसा नहीं कर सकते क्योंकि वह फिर भी विध्वंसक गतिविधि में शामिल रहेंगे। ऐसा कंपलसरी तो नहीं है कि अगर आप उनसे बात कर लेते हैं तो भी वो इस तरह की कार्रवाई पे मतलब काम करेंगे, या तब भी उनकी अप्रोच ऐसी ही होगी, गतिविधि ऐसी होगी। यू आर नॉट श्योर फॉर दैट। ठीक है, आप श्योरली किसी के बारे में राय नहीं बना सकते। तो ये भी क्या होगा ये आर्गुमेंट भी क्या होगा बेटा? गलत होगा, यानी वीक होगा। तो यहाँ पे बेटा आप क्या लगा दोगे? नीदर नॉर लगा दोगे। और हमेशा याद रखना कि लॉजिकल रीजनिंग में ये ओनली जैसे शब्द, ऑल जैसे शब्द कभी भी सेटिस्फाई नहीं करते, क्योंकि केवल सभी, लॉजिकल रीजनिंग कभी भी सबको या केवल इसी को ऐसे करके वर्ड्स में कभी भी सही नहीं होती। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा, इन्होंने जो बोला दिस इज़ द ओनली वे, तो ये ओनली की वजह से ये आर्ग्यूमेंट आपका गलत हो गया। ये एक तरीका है इस चीज़ को करने का, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये एकमात्र ऐसा तरीका है ये नहीं कहा जा सकता। ठीक है, क्योंकि तरीके तो बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बोला गया, शुड अ टोटल बैन टू पुट ऑन ट्रैपिंग वाइल्ड एनिमल, क्या जंगली जानवरों को पकड़ने पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा देना चाहिए? अब देखिए यहाँ पे बोला गया यस ट्रैपर्स आर मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी, इलॉजिकल।
ठीक है, वो बहुत ज़्यादा पैसा बना रहे हैं इसलिए हम वाइल्ड एनिमल्स पे टोटल बैन लगा दें उसकी ट्रैपिंग पे, नो। दूसरा बोला गया नो बैन्स ऑन हंटिंग एंड ट्रैपिंग आर नॉट इफेक्टिव, ऐसा भी नहीं है कि हंटिंग और ट्रैपिंग इफेक्टिव नहीं होता, ठीक है, कहीं ना कहीं वो होता है। तो ये भी आपका क्या हो गया, वीक आर्ग्यूमेंट हो गया। तो पहला भी वीक है, दूसरा भी वीक है, तो यहाँ पे बेटा हो जाएगा नीदर वन नॉर टू, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये भी आपको क्लियर होगा। मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 10। आगे बोला गया, अब देखिए ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि इस पे बहुत सारे लोगों का विचार अलग हो जाएंगे, ठीक है। आइए देखते हैं। Should the sex determination test during pregnancy be completely banned? क्या गर्भ में लिंग परीक्षा को पूर्णतः प्रतिबंध कर देना चाहिए? कुछ लोग बोलेंगे हाँ, कुछ लोग बोलेंगे ना, लेकिन जो हाँ बोलेंगे वो क्यों हाँ बोलेंगे और जो ना बोलेंगे क्यों ना बोलेंगे, उसके रीज़न के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो स्ट्रॉन्ग है या वीक। बोला गया कि येस, दिस लीड्स टू इनडिस्क्रिमिनेट फीमेल फोर्टिसाइड एंड इवेंचुअली विल लीड टू सोशल इम्बैलेंस। ये बात बिल्कुल सही है और पहला आर्ग्यूमेंट एकदम सही है कि हाँ, इससे महिला शिशु की मृत्यु दर कम होगी तथा यह सामाजिक संतुलन में मदद करेगा, बिल्कुल ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि अगर देख लिया जाता है कि गर्ल चाइल्ड है या बॉय चाइल्ड है तो कहीं ना कहीं गर्ल चाइल्ड को मार दिया जाता है या फिर उस पर और कोई एक्शन किया जाता है, ठीक है। इसीलिए बोलते हैं कि सेक्स डिटर्मिनेशन को बैन कर देना चाहिए। तो यहाँ पे आपका दिया गया है। तो पहला जो इन्होंने आर्ग्यूमेंट दिया, इन्होंने यस कह के जो आर्ग्यूमेंट पेश किया वो बिल्कुल सही है, ठीक है, कि सोशल इम्बैलेंस में भी ये संतुलन बनाने में मदद करेगा, ठीक। दूसरा, नो पीपल हैव अ राइट टू नो अबाउट देयर अनबॉर्न चाइल्ड। सेंटेंस जो बोला गया वो सही है, लेकिन जिस चीज़ के लिए बोला गया वो गलत है। कैसे बोला गया कि नहीं, पीपल को मतलब ये आज़ादी हर एक व्यक्ति को है अपने अनबॉर्न चाइल्ड के बारे में जानने की। चाइल्ड के बारे में जानने की है मतलब आप अपनी हेल्थ के बारे में जान सकते हैं, कोई कॉम्प्लिकेशंस है उसके बारे में जान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है तो जान सकते हैं, या चाइल्ड की आपकी क्या कहते हैं हार्ट बीट नहीं चल रही है इस बारे में जान सकते हैं। आप सब कुछ जान सकते हैं, बिल्कुल सही है, आपके पास बिल्कुल राइट है अपने अनबॉर्न चाइल्ड के बारे में जानने का, बट उसके सेक्स के बारे में जानने का, उसके सेक्स डिटर्मिनेशन का करने का आपके पास कोई भी राइट नहीं है बेटा। क्यों? क्योंकि आप अपना हेल्थ चेकअप के लिए जा सकते हैं, मेडिसिन चेंज करनी है उसके लिए जा सकते हैं, कोई कॉम्प्लिकेशन आ रही है वो जान सकते हैं, आपके पास बिल्कुल राइट है। बट आप उस बच्चे के लिंग के बारे में जाने, इस चीज़ का राइट आपको नहीं है, ठीक है। तो पहला आर्ग्यूमेंट बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है और दूसरा आर्ग्यूमेंट बिल्कुल वीक है, इसलिए ओनली फर्स्ट आर्ग्यूमेंट इज स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। ये बात बेटा याद रखिएगा, ठीक। चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्या कहा गया? शुड न्यू बिग इंडस्ट्रीज बी स्टार्टेड इन मुंबई। तो बेटा फिर ये अगेन एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा गया और ये ट्रिपल स्टार क्वेश्चन है। क्यों? बोला गया कि क्या हमें मुंबई में बिग इंडस्ट्रीज़ को स्टार्ट करना चाहिए। तो एक व्यक्ति ने बोला कि हाँ, ये कहीं ना कहीं एक अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी को क्रिएट करेगा। ये बात तो सही है, आप मुंबई में इंडस्ट्री लगाओ या कहीं भी इंडस्ट्री लगाओ, ये कहीं इंडस्ट्री तो छोड़ो, आप एक नॉर्मल सा मॉल कहीं पे बना दो या कहीं पे 2-3 शॉप्स बना दो तो वो भी कहीं ना कहीं जॉब की अपॉर्चुनिटी को क्रिएट कर देता है, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा, नो इट विल फर्दर ऐड टू द पोल्यूशन ऑफ द सिटी। ये भी बात बेटा सही है कि अगर आप इंडस्ट्री लगाओगे तो कहीं ना कहीं सिटी में पोल्यूशन ज़रूर बढ़ेगा, ठीक है। अब बेटा यहाँ दोनों सही, और जब जब दोनों सही होंगे तो आपके अंदर एक कॉम्प्लिकेशन आएगी और वो ये होगी कि यू शुड चेक कि यहाँ बोथ लगेगा या फिर ईदर और लगेगा। तो बेटा यहाँ पे एक येस में है और एक नो में है। पहला करने से क्या दूसरा इफेक्ट होगा और दूसरा करने से क्या पहले पे प्रभाव पड़ेगा, ये आपको चेक करना है। तो बेटा देखो, अगर इंडस्ट्री स्टार्ट करोगे तो पोल्यूशन बिल्कुल आएगा, ठीक है।
और अगर आप नहीं स्टार्ट करोगे तो फिर ऊपर वाला इफेक्ट करेगा, जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाएगी। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा कि इस तरह से आप चेक करोगे कि बोथ लगेगा या फिर ईदर और लगेगा। और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में बेटा आपका ईदर 1 और 2 लगेगा। क्यों? क्योंकि अगर इंडस्ट्री स्टार्ट होगी तो पॉल्यूशन बढ़ेगा, और अगर नहीं स्टार्ट होगी तो पॉल्यूशन तो कम हो जाएगा लेकिन जॉब अपॉर्चुनिटी चली जाएगी। ठीक है, तो पहला होगा तो दूसरा पॉसिबल नहीं, और अगर दूसरा होगा तो पहला भी पॉसिबल नहीं। इसलिए यहाँ पे ईदर 1 और 2 लगेगा। बोथ कब लगा था? न्यूक्लियर बेटर है कि जॉइंट, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, वो तो अपना परसेप्शन है, और परसेप्शन के बाद जो आर्ग्यूमेंट दिया गया वो बिल्कुल सही था, और दोनों ही अपनी अपनी जगह सही थे, कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहे थे। जब दोनों सही होके एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करने लग जाएं तो वहाँ पे ईदर 1 और 2 बनेगा। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर में क्या बनेगा? या तो पहला स्ट्रॉन्ग होगा या फिर दूसरा स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बेटा बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12, 13। इन क्वेश्चंस को मैं चाहूँगी आप घर पे बनाइएगा। क्यों? क्योंकि आर्ग्यूमेंट में मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस कर लिए। अब आइए बात करते हैं अपने स्टेटमेंट एंड अजम्पशन की, यानी इस पर्टिकुलर पोर्शन की, कि पूर्व धारणा यानी अजम्पशन क्या होता है। ठीक है, पूर्व धारणा यानी अजम्पशन क्या होता है? अजम्पशन का मतलब है, हिंदी मतलब अगर आप निकालो तो इसका मतलब है पूर्व धारणा, मतलब किसी भी काम को करने से पहले बनाई गई धारणा। और इसमें एक चीज़ याद रखिएगा कि अजम्पशन कैन नेवर बी नेगेटिव। अजम्पशन कभी भी नकारात्मक यानी पूर्व धारणा कभी भी नकारात्मक नहीं होती, नेवर नेगेटिव। क्यों? ये हमेशा एफर्मेटिव होती है। रीज़न मैं देती हूँ, सुनिए। अगर आप जैसे मैं सुबह घर से निकली, ठीक है, काम पे या काम करने के लिए, तो क्या कभी हम ये सोचते हैं, या क्या कभी मैं घर से ये सोच के निकलती हूँ कि आज मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा, या आज मेरा काम खराब हो जाएगा, या आज का दिन मेरा बुरा जाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि हम कभी भी ये सोच के नहीं निकलते, हमेशा यही सोच के निकलते हैं कि आज का दिन हमारा अच्छा जाएगा। ठीक है, हमेशा पॉजिटिव। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम कभी एग्ज़ाम देने जाएं तो हम कभी ये सोच के जाते हैं कि आज हम इस एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाएंगे। हमने भले ना पढ़ा हो, फिर भी हम ये कहते जाते हैं कि यार भगवान जी प्लीज़ मुझे पास करा देना, अगले एग्ज़ाम में पढ़ लेंगे। यही होता है। तो इसका ये मतलब है कि पूर्व धारणा कभी भी नकारात्मक नहीं होती। हम कभी भी नकारात्मक सोच के साथ पूर्व धारणा यानी अजम्पशन का चयन नहीं करते। हम अजम्पशन हमेशा सकारात्मक यानी एफर्मेटिव यानी पॉजिटिव सोच के साथ ही निकालते हैं। चलिए एक एग्जांपल और देते हैं। जैसे कहीं किसी एडवर्टीजमेंट में लिखा हो कि, ये एडवर्टीज़मेंट तो छोड़ो, आप तो लोग स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों को बेस्ट का एग्जांपल देते हैं, और वो ये है कि आप किसी भी कोचिंग सेंटर या किसी भी रास्ते से निकलो, तो आपको कोचिंग सेंटर्स के बारे में, सपोज़ आप किसी सिटी में गए और वहाँ पे जाके आपको बैंक एसएससी की तैयारी करनी है, ठीक है, रेलवे की तैयारी करनी है लेकिन आपको नहीं पता कि कौन सी कोचिंग कहाँ पे है। तो आप क्या करते हो? नॉर्मल सिटी में आप घूमना शुरू करते हो, और जब आप घूमना शुरू करते हो तो क्या हर कोचिंग के अंदर घुस जाते हो? नहीं, उसके बाहर एक बड़ा सा बैनर लिखा होता है, और उस पर लिखा होता है दिस कोचिंग इज दिस 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 स्पेशलाइज्ड इन बैंकिंग, रेलवे, एसएससी एग्जामिनेशन, या फिर फॉर गवर्नमेंट एग्जामिनेशन। ऐसा तो होता नहीं है कि आप बैंक एसएससी की प्रिपरेशन करो तो यूपीएससी की कोचिंग में जाके पूछोगे, ऐसा तो नहीं होगा ना। अगर आप यूपीएससी की कोचिंग करो, आईएएस की कोचिंग करनी है आपको, और आप बैंक एसएससी में चले जाओ, ऐसा तो नहीं होगा।
क्यों? क्योंकि उसके बाहर का जो बैनर होता है वो यही सोच के लगाया गया होता है कि बच्चे इसको पढ़ेंगे और पढ़ के अंदर आएंगे इंक्वायरी के लिए। और या दूसरी सोच ये भी होती है कि कहीं ना कहीं उन्हें ये पता चलेगा कि हमारा पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कराता है। बोलो ये बात समझ आई कि नहीं? तो पूर्व धारणा हमेशा ये सोच के बनाई जाती है कि अगला व्यक्ति जो इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को देख रहा है, सुन रहा है, पढ़ रहा है, उसके मन में क्या आया होगा या वो क्या क्या धारणा बना सकता है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड अजम्पशन। ठीक, चलिए पहला क्वेश्चन बोला गया, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम ब्रिंग देम टू मी। स्टेटमेंट में ही इफ लग गया, कंडीशन लग गई। इसका मतलब है, कहा गया अगर आपको कोई परेशानी है तो आप वह परेशानी मेरे पास ला सकते हैं। तो अगर मैं आपको ये बात बोलती हूँ कि अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप वो प्रॉब्लम मेरे पास ले आइएगा, तो कहीं ना कहीं मेरे कहने से पहले मैंने ये माइंड में सोचा होगा कि आपकी जो भी प्रॉब्लम है कहीं ना कहीं मैं उसे सॉल्व कर दूंगी। ठीक, लेकिन क्या इस चीज़ से ये अजम्पशन डिसाइड होता है कि यू हैव सम प्रॉब्लम? नहीं, क्योंकि मैंने कंडीशन स्टेटमेंट में ही कंडीशन दे दी कि इफ़ यू हैव, अगर होगी, तो इसका ये मतलब है प्रॉब्लम हो भी सकती है और प्रॉब्लम नहीं भी हो सकती है। तो यहाँ हम श्योर नहीं है कि आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है ही। ठीक है, तो पहला अजम्पशन तो गलत हो गया। दूसरा बोला गया आई कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम, ये सही है कि मैं आपकी कोई भी परेशानी को सॉल्व कर दूंगा या कर दूंगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैंने अगर आपको ये बात बोली है कि बेटा अगर कोई परेशानी हो तो मेरे पास ले आना, इसका मतलब ये है कि मैं उस परेशानी को सॉल्व करने में इच्छित हूँ। ठीक है, तो पहला गलत है और दूसरा आपका सही है। तो ओनली सेकेंड अजम्पशन इज इम्प्लिसिट। ठीक है, आई होप आपको मेरी ये बात क्लियर हो गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 की बात। डिटर्जेंट शुड बी यूज टू क्लीन क्लोथ्स। कहीं पे बड़ा बड़ा लिखा होगा कि डिटर्जेंट जो है वो कपड़े क्लीन करने के लिए यूज़ किया जाता है। और मैंने अभी आपको ये बता दिया था, स्टेटमेंट में बोली गई बात और अजम्पशन या आर्गुमेंट में कही हुई बात उसी से एफिलेटेड होनी चाहिए, उसी से रिलेटेड होनी चाहिए, अलग नहीं होनी चाहिए। इन्होंने बोला डिटर्जेंट फ्रॉम मोर लेदर। ठीक है, तो इसका मतलब अपमार्जक से अधिक झाग होते हैं। यहाँ लेदर की तो बात की ही नहीं गई है, और जब की नहीं गई है तो हम कंपैरिजन कैसे कर सकते हैं? तो पहला हो गया गलत। दूसरा बोला गया डिटर्जेंट हेल्प टू डिसलॉज ग्रेस एंड डर्ट। अपमार्जक धूल और गंदगी को हटाने में सहायता करता है। जी बिल्कुल, अगर कहीं पे लिखा है कि डिटर्जेंट कपड़े को क्लीन करता है तो क्लीन करने का मतलब क्लीन करने का मतलब यही है कि उस कपड़े में जो गंदगी है, जो चीज़ें हैं, जो दाग है, कहीं ना कहीं डिटर्जेंट उसको क्लीन कर देता है। तो अगर मैंने ये लाइन लिखी है तो उसके पीछे की पूर्व धारणा ये होगी कि इसको पढ़ के आप इसको परचेज करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको समझ आ जाएगा कि भाई हमारे कपड़े को क्लीन करने का मतलब है कि उसमें जो डर्ट है, जो गंदगी है, जो दाग है, वो इस डिटर्जेंट से साफ़ हो जाएंगे। ठीक है, तो पहला गलत है और दूसरा आपका अजम्पशन बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ओनली सेकंड इसमें बिल्कुल सही होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। बोला गया द गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू पे कंपनसेशन टू द ट्यून ऑफ ₹1 लाख टू द फैमिली मेंबर ऑफ दोज हु आर किल्ड इन रेलवे एक्सीडेंट्स। ये तो आपने अक्सर देखा होगा कि रेलवे एक्सीडेंट्स होते रहते हैं। तो एक यहाँ पे एक स्टेटमेंट ये बोली गई सरकार की तरफ से कि गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि जो लोग रेलवे एक्सीडेंट में मारे गए हैं, सरकार उनके परिवार को 1 लाख का कॉम्पनसेशन देगी। ठीक है,
तो आर्ग्यू मतलब इसके पीछे का अजम्पशन यानी पूर्व धारणा क्या रही होगी? तो द गवर्नमेंट हैज इनफ फंड टू मीट द एक्सपेंसेस ड्यू टू कंपनसेशन। ये बात बिल्कुल सही है। अगर मैं आपको ये स्टेटमेंट दूं कि जिन लोगों की डेथ हुई है उनकी परिवार को मैं 1-1 लाख का कॉम्पनसेशन दूंगी, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं मेरे पास इनफ फंड है, तभी तो मैं दूसरे को कॉम्पनसेट करने का वादा कर रही हूँ, तभी तो उसको ये स्टेटमेंट बोल रही हूँ। ऐसा तो होगा नहीं कि हम सिर्फ लोगों को बोल दें और कॉम्पनसेट नहीं करेंगे। तो कॉम्पनसेट करने का मतलब यही है कि कहीं ना कहीं हम कॉम्पनसेशन करेंगे और हमको हमारे कॉम्पनसेशन की लिमिट पता है, हमारे पास उतना फंड मौजूद है, इसीलिए तो हमने इसकी लिमिट 1 लाख रखी, वरना हम 5 लाख नहीं रख देते, 6 लाख नहीं रख देते। हमने उतनी रखी जितनी हमें पता थी कि इतना फंड हमारे पास मौजूद है। ठीक है, तो पहला अजम्पशन बिल्कुल सही है। दूसरा बोला गया देयर में बी द रिडक्शन इन इंसिडेंट और रेलवे एक्सीडेंट इन नियर फ्यूचर। फ्यूचर के बारे में तो कोई कभी प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकता। ठीक है, अब हम आज यहाँ से निकले, आज तो अभी तो पढ़ा रहे हैं, कल हो सकता है ना पढ़ाएं। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो फ्यूचर प्रिडिक्शन नहीं कर सकते कि कल हम जिंदा रहेंगे नहीं रहेंगे, कि कल एक्सीडेंट होने बंद हो जाएंगे, कि और बढ़ जाएंगे, कि कम हो जाएंगे। ठीक है, तो कॉम्पनसेट करने से, इस स्टेटमेंट से, इस पर्टिकुलर अजम्पशन का कोई भी लेना देना नहीं है। तो पहला सही है और दूसरा बेटा आपका इलॉजिकल अजम्पशन है, यानी गलत अजम्पशन दिया है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। आइए 25 को पढ़ते हैं और देखते हैं 25 ने हमसे क्या बात बोली। विटामिन ई टैबलेट्स इम्प्रूव सर्कुलेशन। एक स्टेटमेंट कहा गया कि विटामिन ई जो है वो हमारी बॉडी में सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है। बहुत अच्छी बात है। आगे, कीप योर कॉम्प्लेक्शन इन अ ग्लोइंग कंडीशन। अपने कॉम्प्लेक्शन को ग्लोइंग कंडीशन में बनाए रखें। तो बोला गया कि विटामिन ई जो है वो सर्कुलेशन को इम्प्रूव करती है और आपके ग्लोइंग कॉम्प्लेक्शन को मेंटेन करके रखती है। तो इसको बोलने के पीछे, सपोज मैं विटामिन ई की टेबलेट सोल्ट कर रही हूँ, तो मैंने ये स्टेटमेंट दिया, इसका पीछे मेरा अजम्पशन ये रहा होगा कि पहली बात तो ये सही है कि पीपल लाइक अ ग्लोइंग कॉम्प्लेक्शन। किसको ग्लोइंग कॉम्प्लेक्शन नहीं पसंद है? सभी को पसंद है, पहला सही है। दूसरा, कॉम्प्लेक्शन बिकम डल इन द एब्सेंस ऑफ सर्कुलेशन। ये बात भी बेटा अपने आप में बिल्कुल सही है, क्योंकि हम यही तो कहना चाह रहे हैं कि अगर आपको अपने कॉम्प्लेक्शन को ग्लोइंग बनाए रखना है तो विटामिन ई की टैबलेट लीजिए। क्यों? क्योंकि ये आपके सर्कुलेशन को इम्प्रूव करती है। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं इस सर्कुलेशन स्किन के ग्लोइंग कंडीशन में होने का कारण है, इसलिए ये भी आपका सही होगा। कॉम्प्लेक्शन बिकम डल इन द एब्सेंस ऑफ सर्कुलेशन। इसका मतलब है कि सर्कुलेशन अगर सही नहीं है तो कॉम्प्लेक्शन आपका डल हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों ही सही हैं। इट मीन्स बोथ अजम्पशन आर इम्प्लिसिट। इसका मतलब यहाँ पे आपका लग जाएगा पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। क्लियर है इतनी बात? आई होप इतना समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 26, कंप्यूटर एजुकेशन शुड स्टार्ट एट स्कूल इटसेल्फ। कंप्यूटर एजुकेशन को मतलब स्कूलों में शुरू होना चाहिए। बोला गया लर्निंग कंप्यूटर इज़ ईजी। बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि जो चीज़ बेटा हमें स्कूल में पढ़ाई जाती है कंपेरेटिवली बाकी आगे लाइफ में, वो स्कूल लाइफ में पढ़ाई जाने वाली चीज़ ईजी होती है। ठीक है, पहली चीज़। और दूसरी ये कंप्यूटर सीखना बहुत आसान है, इसलिए इसको स्कूल लाइफ में ही स्टार्ट कर दिया जाए तो बच्चों के लिए अच्छा रहेगा। दूसरा, कंप्यूटर एजुकेशन फेचेस जॉब ईजिली। ये कंपल्शन नहीं है बेटा, ये तो इन्होंने बोला कि कंप्यूटर शिक्षा से आसानी से नौकरी मिल जाती है, तो कंप्यूटर का शिक्षा से कोई भी संबंध ऊपर नहीं, सॉरी, कंप्यूटर का नौकरी से कोई भी संबंध ऊपर स्टेटमेंट में नहीं बोला गया। ठीक है, तो याद रखिएगा कि पहला अजम्पशन सही है और दूसरा आपका गलत है, कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जिनके पास कंप्यूटर एजुकेशन हो उनके लिए जॉब ढूंढना बहुत आसान हो। ठीक है, तो इसलिए पहला सही है और दूसरा गलत है।
मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। इफ़ यू वांट टू गिव एनी एडवर्टीजमेंट गिव इट इन अ न्यूज़पेपर एक्स, ए टेल्स टू बी। बेटा यहाँ अगेन लगा इफ। स्टेटमेंट में कहा गया कि अगर तुम्हें कोई, मतलब एक ए ने बी से कहा कि अगर तुम्हें कुछ भी एडवर्टीजमेंट देना है तो उसको न्यूज़पेपर एक्स में पब्लिश करवाना। इसका मतलब है कि बी जो है वो पब्लिश करा भी सकता है और नहीं भी। मतलब उसको बी वांट्स टू पब्लिश द पब्लिश प्रोडक्ट, मतलब बी जो है वो अपने प्रोडक्ट को पब्लिश करा भी सकता है और नहीं भी, है ना। तो इफ लगा था, इसका मतलब पहला तो ऐसे ही गलत हो गया। ठीक, दूसरा, न्यूज़पेपर एक्स हैज़ अ वाइड सर्कुलेशन। जी ये बात बिल्कुल सही होगी कि अखबार एक्स का बहुत बड़ा प्रसार है, तभी तो उसने एक प्रोडक्ट का नाम लेके बोला वो, वरना ये भी बोल सकता था कि अगर आपको प्रचार करना है तो आप किसी भी न्यूज़पेपर में पब्लिश कर दीजिएगा। ठीक है, लेकिन उसने अगर किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक न्यूज़पेपर का नाम लिया, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं उस न्यूज़पेपर का एक वाइड रेंज होगा, वाइड सर्कुलेशन होगा। तभी तो मिस्टर ए ने बी को बोला कि अगर आपको कुछ पब्लिश करना है तो आप न्यूज़पेपर एक्स में पब्लिश कराइएगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे बेटा पहला गलत, दूसरा सही होगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 28, फटाफट से जरा इसको पढ़िए बेटा। क्वेश्चन नंबर 28, इसको पढ़िएगा, आप घर पे बनाइएगा। 29 है, फिर 30 है, 31 है, ऐसे करके बहुत सारे क्वेश्चन है। एक 31 वाला देख लीजिए, ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया। अ वार्निंग इन अ ट्रेन कंपार्टमेंट टू स्टॉप ट्रेन पुल चेन, पेनल्टी फॉर इम्प्रॉपर यूज ऑफ ₹500। एक ट्रेन के कंपार्टमेंट में लिखा था कि अगर आप अननेसेसरी ट्रेन की चेन को पुल करेंगे तो 500 रुपये आपको जुर्माना भरना पड़ेगा। इसको लिखने के पीछे हमारी पूर्व धारणा क्या रही होगी कि कहीं ना कहीं सम पीपल मिस यूज द अलार्म चेन, लोग मिस यूज कर रहे हैं अलार्म चेन का, इसलिए हमें मजबूरी में लिखना पड़ा कि भाई अगर आप अननेसेसरी ट्रेन पुल चेन, मतलब ट्रेन की चेन को पुल करेंगे, ज़बरदस्ती करेंगे तो 500 रुपये जुर्माना आपने देना पड़ेगा। ठीक, दूसरा, इससे हमें ये भी पता चलता है कि इमरजेंसी में आप किसी सर्टेन ओकेजन के लिए या सर्टेन सिचुएशन में पीपल ट्रेन को, रनिंग ट्रेन को स्टॉप कर सकता है। ठीक है, अगर हम ये लिख रहे हैं कि भाई चेन खींचने से, ज़बरदस्ती चेन खींचने से 500 रुपये देने पड़ सकते हैं, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं ट्रेन को एक स्पेसिफिक कंडीशन के लिए रनिंग ट्रेन को रोका जा सकता है। ठीक है, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है कि इसको लिखा इसलिए गया कि कहीं ना कहीं लोग मिसयूज़ कर रहे होंगे, और दूसरा ये है कि ये रोकी जा सकती है। ठीक, तो यहाँ पे बेटा आपका दोनों ही सही होंगे। सो ये पीडीएफ जो है वो कमेंट सेक्शन में लगा दी जाएगी, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। मैंने आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन किया, जिससे आपको अजम्पशन और आर्ग्यूमेंट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। ठीक है, आई होप सब समझ आया होगा, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं आई होगी। कोई समस्या हो तो कमेंट सेक्शन में टाइप करके ज़रूर बताएं, और फिर आपके साथ एक नए सेशन में मुलाकात होगी। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, और ऑल द बेस्ट फॉर SSC CGL 2024। थैंक यू वेरी मच।